हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल हमने जो क्वेश्चन पेपर की सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे की ओर सारे सॉल्यूशन का देखेंगे कि क्या क्या आंसर होता है। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि और वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है हमारे पास, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्विंकलिंग मतलब हम लोग रात में जो देखते हैं ट्विंकल ट्विंकल करता है, वो जो हमारे जो पोएम जो है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, वही वाला पोएम से रिलेटेड है यहाँ पे कि वो टिंकल टिंकल लिटिल स्टार आखिर करता क्यों है। तो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे वो किसके कारण करता है। रिफ्लेक्शन के कारण करता है, रिफ्रैक्शन के कारण करता है, डिफ्रैक्शन के कारण करता है, या फिर इंटरफेरेंस के कारण करता है। तो ऐसा है कि हम लोग को पता है कि हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारे लेयर से, एयर मॉलिक्यूल्स लेयर से क्या है बना हुआ है, ठीक है। और सबका जो वेरिएशन है वो अलग है, यानी कि डेंसिटी सबके अलग है। शुरू में सबसे ज़्यादा डेंसिटी इस लेयर का होती है, फिर अगला का, फिर अगला का, और धीरे धीरे हमारा आयंस बनता चला जाता है। और एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इसमें होता है क्या कि जैसे ये सनलाइट अगर आके हमारा एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है तो यहाँ पे क्या होता है, मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा कि ये एक रिफ्रैक्शन क्रिएट होगा। फर्दर यहाँ से भी ये क्या होगा, एक मीडियम चेंज होगा, फिर ये इसे रिफ्रैक्शन करेगा, इधर मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, ये डिसाइड करेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना है। तो हम लोग रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग जानते हैं कि जैसे ही कोई इंसिडेंट लाइट आके नॉर्मली इंटरफेस पे फॉल करता है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। कब? जब ये डेंसर मीडियम हो और ये रेयर मीडियम हो। यहाँ पे वही हाल होता है कि जैसे ये हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में करता है तो वो मुड़ जाता है। मुड़ने की वजह से क्या होता है, वो समटाइम्स हमारी आंखें तक पहुँचती है लाइट और समटाइम्स नहीं पहुँचती है, ठीक है। तो वो हमको क्या टिंकलिंग जैसा नज़र आता है, यानी कि कभी नज़र आता है और कभी नज़र नहीं आता है। उसी को बोलते हैं हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ लाइट या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो असल ये कारण होता है रिफ्रैक्शन के कारण। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑप्शन यहाँ पे हम मार सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन के कारण हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, ठीक है। चलिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म से रिलेटेड है हमारा, यानी कि हमारा ये जो मांग रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग रहा है जहाँ पे हमको दो वैल्यूज़ दिया हुआ है, यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल दिया हुआ है और हमारा ये एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है। तो ये प्रिज्म से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पूछ क्या रहा है कि आ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ, रिफ्रैक्टिंग एंगल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू दिया हुआ है 8 डिग्री। अगर हम प्रिज्म की केसेस में आते हैं तो ये प्रिज्म होता है, ये हमारा प्रिंसिपल सेक्शन होता है, यानी कि ए बी सी ये प्रिंसिपल सेक्शन होता है। ये जो एंगल है वो ए के हम लोग इंडिकेट करते हैं, ए को, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का, सॉरी ये प्रिज्म एंगल कहलाता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हो कि ये रिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाता है। ये रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहलाता है और प्रिज्म एंगल भी कहलाता है। रिफ्रैक्टिंग एंगल कहलाता है हमारा, साथ ही साथ ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और वैल्यू दिया हुआ है एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि 4 डिग्री दिया हुआ है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन हम होता है क्या कि जब एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करता है तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे नॉर्मल हम बनता है, तो यहाँ से ये क्या करता है, ये बैंड कर जाता है क्योंकि एक रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से मीडियम को चेंज करना है, तो फिर से ये क्या करेगा, बैंड करेगा। तो ये क्या अगर नॉर्मल से दूर भागेगा क्योंकि यहाँ पे डेंसर टू रेयर जा रहा है। तो डेंसर से रेयर में जो जाता है तो हमारा मटेरियल जो लाइट रे है वो दूर भागता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि रेयर से डेंसर जा रहा है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक गया। असल में इसको जाना चाहिए था, ये डायरेक्शन में जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चल गया इस डायरेक्शन में, यानी कि ये मुड़ा कितना, यानी कि इतना मुड़ा। ये जो एंगल है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये इतने एंगल के साथ वो डेविएट कर गया। तो इसमें हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो होता है म्यू नॉट। अगर इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अगर म्यू लें तो म्यू नॉट -1 इंटू ए होता है। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला आता है। इसी से रिलेटेड ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड है, जहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है और एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि ये वाला वैल्यू दिया हुआ हमारा डेल्टा इक्वल दिया दिया 4 डिग्री। हमको निकालना म्यू इक्वल टू वाट, तो आसानी से इस इक्वेशन में हम बैठा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 4 है ना, इक्वल टू म्यू हमको निकालना है। तो म्यू -1 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 4
सॉरी 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अगर इस वैल्यू को अगर इधर हम निकाल लें तो इतना आ जाएगा और म्यू माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा हाफ, यानी कि ये 1 है, इधर हाफ से क्या करें ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू म्यू, यानी कि म्यू इज इक्वल टू हमारा जो हो गया वो हाफ एंड 1 यानी कि 3/2 हो गया इक्वल टू 1.5। ये मेरा आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। और 13 क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा वेव से रिलेटेड है, यानी कि वेव जो रे ऑप्टिक्स है उससे रिलेटेड, यानी कि ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 लाइट सोर्सेस आर कोहेरेंट व्हेन दे प्रोड्यूसेस वेव ऑफ, यानी कि कोहेरेंट सोर्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो हमारा वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसे हमारा दो वेव हमारा कोहेरेंट सोर्स कैसा क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हो रहा है कि इक्वल वेवलेंथ होगा, या फिर इक्वल वेलोसिटी होगा, या इक्वल इंटेंसिटी होगा, या फिर इक्वल वेवलेंथ होगा विद फेज डिफरेंस। यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, कोहेरेंट सोर्स के होने के लिए शर्त क्या है, हाँ इक्वल वेवलेंथ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि इक्वल वेवलेंथ है, ठीक, लेकिन ये एनफ नहीं है, ठीक है। रही बात वेलोसिटी की बात है, तो वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, कोई भी मीडियम में उस लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि अगर वैक्यूम में है तो वैक्यूम के लिए c होता है, या फिर 2 लाइट वेव है अगर एक मीडियम में एंट्री कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, बट है क्या कि दोनों की वेलोसिटी तो सेम रहेगी क्योंकि दोनों एक ही मीडियम में एंट्री कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही नहीं है। रही बात इक्वल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो हमारा होता है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। तो अगर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है तो इंटेंसिटी दोनों की वेरी कर जाएगा, तो ये भी हमारा एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है। अब इसमें आते हैं तो होता है क्या है कि ये एग्जैक्ट है, ठीक है, वेवलेंथ सही होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फेज होना चाहिए, ये शर्त है इसका। कोहेरेंट वेव का कॉम्बिनेशन का ये शर्त है कि ये कांस्टेंट फेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट जो ऑप्शन है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारा है वो ये भी हमारा वेव ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन शोज दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। मतलब इतने सारे हमारा फेनोमेना है, तो कौन सा जो हम फेनोमेना है वो हमको एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। यानी कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपागेशन होता है सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। अब इससे पहले जो चैप्टर है एक EM वेव्स, तो EM वेव्स में आप ये पढ़े होंगे कि हमारा जो वेव्स है, वेव्स का जो डायरेक्शन है वो अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा उसके परपेंडिकुलर होगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है। तो ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन होगा वो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसके डायरेक्शन में हमारा वेव क्रिएट होगा, ठीक है। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे प्रोपागेट होता है। यानी कि प्रोपागेशन का डायरेक्शन किधर है, इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन किधर, इधर, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो ये हमारा बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव यानी कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है और उसके इन दोनों के परपेंडिकुलर में प्रोपागेशन ऑफ लाइट होता है। तो ये कौन सा फेनोमेना इनमें से है जो ये को इस चीज़ को हमको बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इनमें से एक ही फेनोमेना है पोलराइजेशन, यही चीज़ बताता है हमको कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। अब पोलराइजेशन कैसे बताता है कि अगर लाइट हम जो हमारा है वो हम मान के चलते हैं कि ये एक इस फॉर्म में चला आ रहा है, तो ये हमारा हो गया प्लेन वेक्टर, ये हमारा हो गया प्लेन वेक्टर, प्लेन इलेक्ट्रिक वेक्टर, और ये हो गया परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। यानी कि ये लाइट हमारा ऐसे है और ऐसे है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे है, ठीक है। तो ये कैसे जानेंगे कि ये कि लाइट को हमको दिखाई नहीं देता है कि लाइट कैसे कौन क्या है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन है नहीं है, तो ये हम लोग ऐसे जानते हैं। तो असल ये ऐसे कैसे है, इसके लिए हमको चेक करने के लिए एक हम लगाते हैं पोलराइड्स, एक लगाते हैं पोलराइड्स, एक हम लगाते हैं पोलराइड्स। और पोलराइड्स का काम क्या है कि इसके जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रोक दिया जाता है। मान लीजिए कि इसका हम डिज़ाइनिंग अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो हमारा फैशन है तो वो इस तरह हम कर देते हैं, तो हमारा ये जो लाइट है, ये वाला लाइट वो आसानी से पास हो जाएगा, बट ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लाइट रुक जाती है। तो हमको यहाँ पे जो लाइट हमको मिलेगी
वो प्लेन पोलराइज्ड मिलेगा, यानी कि इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइजेशन। ये हमारा प्लेन है और ये हमारा लाइट है, तो ये लाइट क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, लाइट हमारा पोलराइज्ड हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन एक पोलराइजेशन रुक गया, ठीक है। तो इसी को और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। अगर इसी चीज़ को एक और पोलराइजर्स हम अगर यहाँ पे लगा दें, इसी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हम अगर लगा दें, और ये पोलराइड्स का जो मॉलिक्यूल्स का सेटअप है वो इस तरह है, तो हमारा जो ये लाइट है, यानी कि ये लाइट और यहाँ पे हमको क्या करेगा, ये इस टाइप का पास नहीं हो पाएगा। अब जब नहीं हो पाएगा तो हमको फाइनली हमारे पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो लाइट, यहाँ पे नो लाइट हमको ऑब्जर्व होगा। तो यही एक फेनोमेना है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर दो पोलराइड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर रख दिया जाए तो हमको सामने कोई लाइट नहीं मिलता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये आपस में हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, और ये किसके लिए होता है, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए होता है। तो ओनली द फेनोमेना पोलराइजेशन इज द फेनोमेना विच प्रूव्स दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, ये हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से रिलेटेड है, और ये बहुत ही मतलब आसान है, ठीक है। और ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का अगला जो चैप्टर है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उससे रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चंस है। उसमें से हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर कोई एक मेटल सरफेस है, यानी कि मेटल प्लेट है, अगर कोई लाइट आके यहाँ से फॉल करता है तो लाइट की जो एनर्जी होता है एच न्यू होता है। क्या होता है, एच न्यू, लाइट की एनर्जी हमारी होती है एच न्यू होता है, ठीक है। अगर ये आके यहाँ पे फॉल करती है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। वो इसलिए सप्लाई करता है ताकि यहाँ से निकल जाए। तो यहाँ से जो एनर्जी सप्लाई किया, यहाँ पे जो वर्क डन किया एनर्जी को इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उस वर्क डन को बोलते हैं वर्क फंक्शन, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते हैं हम लोग, और इससे डिनोट करते हैं हम लोग फाइन नॉट से। तो इस एनर्जी का कुछ जो पार्ट है वो इसको हमको निकालने में खर्च कर दिया, यानी कि इतना एनर्जी खपत कर दिया। उसके बाद क्या है कि यहाँ से जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके पास वेलोसिटी आएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। काइनेटिक क्यों गेन करेगी, क्योंकि इसके पास कुछ मास होगा, और ये जब वेलोसिटी के साथ निकलेगी तो वो टोटल एनर्जी को बोलते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी पॉसेस्ड बाय मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये बॉडी यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगी तो वो काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगी, यानी कि ये इस एनर्जी का बंटवारा हो गया। कुछ भाग ये वर्क डन में चला गया और कुछ भाग इसको एनर्जी में खपत कर दिया। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर एच न्यू एनर्जी आके कोई मेटल सरफेस पर फॉल करता है तो उसका कुछ पार्ट वर्क डन में चला जाता है और कुछ पार्ट उसके काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो निकलता है। तो ये इक्वेशन हमारा कौन सा मैच अप कर रहा है, इक्वेशन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया गया है कि 1 becquerel इज इक्विवेलेंट टू, becquerel एक SI यूनिट है, हमारा एक यूनिट है, और ये यूनिट है रेडियो एक्टिव डीके का, रेडियो एक्टिव डीके का एक यूनिट है, और वो है becquerel। असल में रेडियो एक्टिव यूनिट का इसका 2-3 यूनिट होता है, उनमें से पहला है becquerel होता है, becquerel, ठीक है। और दूसरा होता है एक क्यूरी होता है, क्यूरी एक यूनिट होता है। तीसरा होता है एक रदरफोर्ड यूनिट है, रदरफोर्ड। तो इन किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का जब वो डिके करता है उसको पर सेकंड डिके करता है। जब भी ये करता है कि 1 सेकंड में वो कितना डिके किया उसको बोलते हैं हम लोग रेडियोएक्टिव यूनिट, और वो 3 फॉर्म में रहता है। इसका यूनिट 3 है, यानी कि becquerel, क्यूरी और रदरफोर्ड, और सबका वैल्यू अलग अलग होता है। ये जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्यूरी का दिया हुआ है, यानी कि ये क्यूरी का दिया हुआ है। क्यूरी का वैल्यू 1 क्यूरी इक्वल टू 3.70 × 10 डीके पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना आइटम हमारा न्यूक्लियस से टूट के बाहर चला जाता है 1 सेकेंड में। ये जो डीके हमारा है ये हमारा दिया हुआ है becquerel ने। becquerel एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा becquerel दिया हुआ, इसका मतलब वो हर 1 सेकेंड में एक डिके होता है, यानी कि एक एटम न्यूक्लियस से टूट के अलग हो जाता है। ये जो यूनिट है वो हमारा रदरफोर्ड का है, रदरफोर्ड का, ठीक है। तो ये हमारे सारे यूनिट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से हम पूछ रहा है becquerel का, यानी कि becquerel का कौन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और ये भी हमारा क्वेश्चन है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हमारे। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5.3 इंटू 10⁻³ पर ईयर, देन इट्स हाफ लाइफ इज व्हाट। तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि हाफ लाइफ इसका क्या होता है। तो हाफ लाइफ का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो टी हाफ से डिनोट करते हैं या सिंपली कैपिटल टी से डिनोट करता है, और ये जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली वैल्यू होता है 6.931 डिवाइडेड अपॉन लैम्डा, जहाँ पे ये लैम्डा क्या है मेरा, ये हमारा है डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट है। ओके, तो हाफ लाइफ हमको निकालना बहुत ही सिंपल है, ये वैल्यू है, यहाँ पे इस लैम्डा को पुट कर देगा, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और वो वैल्यू आसानी से आ जाएगा। अब ये ठीक है, चलिए अगर हम इस वैल्यू को हम निकालते हैं हाफ लाइफ अगर क्या होता है, तो बहुत ही आसान है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। सिर्फ इसका वैल्यू बैठा देंगे 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ 5.3 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है -3। ओके, चलिए इसको अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो ये लगभग कितना टाइम्स में जा रहा है, 5 1 जा 5। अगर इसको ऑलरेडी इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये टाइम हमारा ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा 3 आ जाएगा, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.077 के अप्रॉक्स में आएगा। अगर इसको राउंड फिगर में लिया जाए, अगर इसको पूरा राउंड फिगर में लिया जाए तो ये 130, ये पॉइंट खत्म हो गया यहाँ पे पॉइंट, और 77 को 8 हम ईयर्स ले सकते हैं, तो ये लगभग इतना वैल्यू आएगा। ये आंसर, ये ऑप्शन नंबर है बी। ओके, चलिए क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 18 है, और ये बता रहा है कि 1 mu कितना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 mu बराबर कितना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इससे रिलेटेड ही, यानी कि ये न्यूक्लियाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूक्लियाई। तो हम लोग जानते हैं कि 1 AMU का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, इतना होता है 1 AMU के बराबर। और हमको कन्वर्ट करना है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग एनर्जी जो है, हम लोग एनर्जी इक्वेशन आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, इसके बारे में बहुत ही आसान है, बहुत ये मीनिंग्स इसमें समाया हुआ है। तो जान लीजिए कि ये बहुत ही आसान इक्वेशन, जितना दिख रहा है उतना एक्चुअली में ये है नहीं, बट हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए उतना ही आसान न्यूमेरिकल है। तो E = होता है mc², और इसका SI यूनिट होता है हमारा जूल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू इतना जूल हमारा दे रहा है। अगर यहाँ पे E का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो M का जो वैल्यू है ये वैल्यू लेंगे, ये यूनिट मास यूनिट वैल्यू है, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर इसका वैल्यू को 1.67 इंटू 10⁻⁻27 वैल्यू बैठाते हैं। C का मान तो पता ही है आपको, C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इसका वैल्यू होता है 3.8 मीटर पर सेकेंड। असल में ये हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। इसका अप्रॉक्स जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो 29979248 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में इतना लिखते हैं इन जनरल, ठीक है। इसका वैल्यू इतना होता है। खैर आगे चलते हैं। अगर इसका हम लोग शॉर्ट वैल्यू अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, चीज़ का स्क्वायर है, यानी कि 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा इतना जूल आ जाएगा, वैल्यू इतना जूल आ जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारा देखिए ये और वैल्यू कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 है, तो 9 को अगर इससे हम लोग मल्टीपल करते हैं तो 9 7 जा कितना होता है 63, 6 बजा 9 6 जा कितना होता है 54 होता है, और 6 यानी 60 हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम पॉइंट देते हैं हमारा 6, तो 9 1 जा 9 और 6, ये हमारे पास हो गया 50 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना है -27, और यहाँ पे कितना है 16, तो 27 में 16 अगर माइनस हो गया तो हमारा कितना बचा -11, ये इतना वैल्यू आ गया, ये जूल में आ गया। और जूल में रखना हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियाई जो होता है वो बहुत ही माइनर एनर्जी लेके चलता है, जूल जो होता है वो बहुत ही बड़ा एनर्जी होता है, इसलिए इसको हम लोग माइनर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हम लोग को पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, यानी कि 1 जूल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 जूल का वैल्यू होगा 1/1.67 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारा ये निकल जाता है कि 1.15.03 इंटू 10⁻⁻11, और इसका वैल्यू हम ये पुट कर दें कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये लगभग जो वैल्यू आता है हमारा
ये आ जाएगा आपका, इससे इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 9.31 इंटू, यहाँ पे क्या है 11 है, यहाँ पे क्या है -8 है, सॉरी 19 है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो 19 में 11 माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा, यानी कि 10⁸ बचेगा, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। और अगर इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू इसमें हम लोग मर्ज कर देते हैं, तो ये 931 हो गया और इसका वैल्यू घट के कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है, ये मिलियन है, यानी कि ये जो वैल्यू है 931 और ये हो जाएगा मिलियन, यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर, करेक्ट आंसर जो है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन बी इज हेयर गिवन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 19 है, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। तो हमारा पूछ रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उनमें से जो डोपेंट एटम है वो कौन सा होता है, पेंटावैलेंट होता है, ट्राइवैलेंट होता है, बाइवैलेंट होता है या मोनोवैलेंट होता है। पेंटा मतलब 5 जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 हो, ट्राइवैलेंट जिसका 3 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 हो, बाय मतलब 2 जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 हो, और मोनो मतलब 1 मतलब जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 हो। वो आइटम को अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर पे मिलाते हैं तो वो कैसा बनेगा, या फिर यहाँ पे तो वो पूछ रहा है कि एन टाइप किसको मिलाने से एन टाइप बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। सेमीकंडक्टर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी फॉर पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और एन फॉर नेगेटिव यानी कि नेगेटिव टाइप फॉर सेमीकंडक्टर। मीन्स यहाँ पे क्या है कि ये जो बता रहा है कि ये हमारा नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है वो कैसे बनता है, पेंटावैलेंट मिलाने से, ट्राइवैलेंट मिलाने से, मोनोवैलेंट मिलाने से या फिर बाइवैलेंट मिलाने से बनता है। चलिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आपको याद दिला देते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है यानी कि ये हमारा ना ही पूरी तरीक़े से कंडक्टर है और ना ही पूरी तरीक़े से इंसुलेटर है, यानी कि ये सेमीकंडक्टर है। इसमें से क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे खास करके सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का, तो इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है 4। कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो अगर इसको अगर हम पेंटावैलेंट से अगर मिलाते हैं तो कोई भी वैल्यू पेंटावैलेंट एटम से हम अगर मिलाते हैं, यहाँ पे पेंटावैलेंट एटम, तो पेंटावैलेंट एटम में क्या हो गया, इसके पास कितना होना चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे सेमीकंडक्टर लगा देंगे। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ये और कहीं के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कहीं के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सारे सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या है 4 बॉन्ड तो हमारा क्या हुआ बन गया, तो ये जो एक्स्ट्रा बच गया ये क्या हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स हमारा पूरे आइटम में, और भी बहुत सारे आइटम को अगर हम यहाँ पे मर्ज करते हैं तो बहुत सारा हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा ये बनेगा एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इस टाइप का सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि अगर हम पेंटावैलेंट मिला रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है एन टाइप मिल रहा है। अगर इसी तरह अगर यहाँ पे हम ट्राइवैलेंट लेते हैं तो उसमें इससे क्या होता है कि ट्राइवैलेंट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक क्या बन जाता होल, एक क्या बन जाता होल बन जाता। तो होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, तब ये हमारा पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, कब जब ये ट्राइवैलेंट मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको कैसा बनाना है नेगेटिव टाइप, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करना है, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 4 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, यानी कि पेंटावैलेंट लेना पड़ेगा, जो कि यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बना देता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा पेंटावैलेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो ग्रुप ए का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि ग्रुप ए का जो MCQ क्वेश्चन है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सेमीकंडक्टर से ही रिलेटेड है, बट हमारा लॉजिक गेट से ये रिलेटेड है। इसमें से पूछ रहा है कि जो यूनिवर्सल जो गेट है वो कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। हम लोग जानते हैं जो गेट्स जो होते हैं लॉजिक गेट्स हैं वो 2 टाइप का बांटा जाता है। लॉजिक गेट को हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं, एक बोलते हैं फंडामेंटल, एक बोलते हैं फंडामेंटल लॉजिक गेट, ठीक है, और दूसरा जो बोलते हैं वो डिराइव लॉजिक गेट बोलते हैं, डिराइव लॉजिक गेट बोलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल से ही जो मिल के बनता है उसको डिराइव बोलते हैं। तो फंडामेंटल हमारा 3 है, एक है और, दूसरा है नॉट और तीसरा है हमारा एंड।
ये हमारा फंडामेंटल गेट। और ये इन दोनों को कम्बिनेशन से जो ये बनता है वो हम इस चीज़ को बोलते हैं डिराइव्ड लॉजिक गेट। ठीक है, तो यहाँ से तीन हमारा क्या है फंडामेंटल, यानी कि ये फंडामेंटल हो गया। और ये क्या हुआ है मिल के बना हुआ है, यानी कि इसमें से नॉट मिला हुआ है प्लस एंड मिला हुआ है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग नैंड गेट बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा गेट जो है वो हमारा कहलाता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट वो इसलिए नहीं कहलाता है कि ये डिराइव होकर बना है, वो इसलिए यूनिवर्सल कहलाता है कि इस गेट के मदद से, इस गेट के हेल्प से हम सारा गेट का फंक्शन जितना है हम ऑपरेट कर सकते हैं। इस गेट की हेल्प से हम इसका ऑपरेशन भी निकाल सकते हैं, इस गेट की हेल्प से इसका ऑपरेशन निकालते हैं, इसका ऑपरेशन निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।